बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है मुझे कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, आपकी फैमिलीज़ भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरा नाम मैमूना अली है फ्रॉम यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। सब्जेक्ट मेरा केमिस्ट्री है। लास्ट वीक आपका लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 मैंने दिया था, आपने वो लिए थे लेक्चर्स। चैप्टर नंबर 7 जो हमारा 8th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, ये हमने स्टार्ट लिया था। इसके बारे में पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज़ करवा दूँ। लेक्चर नंबर 1 में और 2 में हमने प्रीवियस नॉलेज जो आपका है कि हमने ये पढ़ा था व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है, इसको डिफ़ाइन किया था हमने। उसके बाद उसकी 1 बाय 1 हमने ब्रांचेस को डिस्कस किया था, उनमें आपने डेफिनेशंस पढ़ी थी ब्रांचेस में, उनके स्कोप पढ़े थे। फिर इससे रिलेटेड इन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री से रिलेटेड आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 नोट्स में से मैंने आपको लर्निंग के लिए होमवर्क दिया था। आई एम श्योर आपने वो याद कर लिया होगा। उसके बाद लेक्चर 2 में हमने एलिमेंट और उनकी क्लासिफिकेशन को स्टडी किया। एलिमेंट्स और उनको डिफ़ाइन किया, कितने एलिमेंट्स होते हैं, उनकी डिफरेंट अर्थ क्रस्ट में, ह्यूमन बॉडी में एलिमेंट्स की क्या कॉम्पोजिशन है, एक फिगर से आपने डिस्कस किया था। उसके बाद क्लासिफिकेशन की थी और क्लासिफिकेशन के बाद आपने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में आपने मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में जिस तरह क्लासीफाई किया गया एलिमेंट्स को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया। मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है। प्रीवियस लेक्चर में जो आपका लेक्चर नंबर 2 था उसमें मैंने आपको इससे रिलेटेड आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 आपके जो नोट्स में है वो आपको होमवर्क भी दिया था। फर्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क में थे, वो भी आपने याद कर लिए होंगे। और अगर ये साथ साथ आप याद कर लेंगे तो ही आपको इन लेक्चर्स का फ़ायदा भी होगा, क्योंकि केमिस्ट्री आपको अगर समझना है तो याद करना भी मुश्किल हो जाता है। तो आई एम श्योर आपने याद कर लिया होगा। इससे आगे चलते हैं। आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 जनरल केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 7 वही चैप्टर है जो हम कंटिन्यू करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। इसमें हमारा आज का टॉपिक है एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़, फर्स्ट ऑफ ऑल एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। एटम्स क्या हैं? दीज आर वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, इवन दे कैन नॉट बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के लिए स्टूडेंट्स आपने छोटी क्लासेस में ये पढ़ा होगा, डेफिनेशन पढ़ी होगी कि माइक्रोस्कोप एक वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप वेरी टाइनी पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करते हैं। वो पार्टिकल्स जो नेकेड आई से नज़र नहीं आते, आँख से नज़र नहीं आते, आप उसको इस इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, उन पार्टिकल्स को, उन बॉडीज़ को। लेकिन एटम इतना स्मॉल पार्टिकल है कि वो एक ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से भी नज़र नहीं आता। और एटम को ऑब्ज़र्व करने के लिए, उसको देखने के लिए हम जो माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं दैट इज़ स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, इसका एब्रीविएशन है STM, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। इससे हम एटम को देख सकते हैं। एटम कैन बी सीन बाय स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। और स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप को के ज़रिए जब एटम को देखा गया और उसका साइज़ डिटर्मिन किया गया, उसका साइज़ था 10⁻⁻10 मीटर, दैट इज़ इक्वल टू 0.1 नैनोमीटर। NM स्टैंड्स फॉर नैनोमीटर। पिछले लेक्चर में भी आपको मैंने ये इंस्ट्रक्शंस दी थी, आज भी आपने यही करना है कि आप अपनी बुक्स के ऊपर पेंसिल हाथ में रखें, अपनी बुक्स के ऊपर ये लिखते जाएं, मीनिंग्स या जो भी मैं आपको एब्रीविएशन अगर हैं उनके फुल फॉर्म बताऊंगी तो ये लिखते जाएं, आपके काम आएंगी। ये 10⁻⁻10 मीटर और 0.1 नैनोमीटर। NM स्टैंड फॉर नैनोमीटर। ये है एक एटम का एवरेज साइज। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट साइजेस। जो स्मॉलेस्ट एटम है दैट इज़ ऑफ हाइड्रोजन। ये जो सबसे छोटा एटम होता है दैट इज़ ऑफ हाइड्रोजन, और बाकी सारे के सारे हाइड्रोजन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट एटम। और इसके अलावा जो बाकी एटम्स हैं, आपने अभी बहुत अब तक तो बहुत सारे नाम सुन लिए हुए हैं, कार्बन एटम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिल्वर एटम्स, हैवी मेटल्स के एटम्स, ऑल अदर एटम्स आर बिगर इन साइज देन हाइड्रोजन एटम। स्मॉलेस्ट एटम हुआ हाइड्रोजन और बाकी सारे इससे बड़े साइज़ के होते हैं। तो लेकिन जो एवरेज साइज़ है दैट बिकम्स 0.1 नैनोमीटर। ये तो था एटॉमिक साइज़ के बारे में, थोड़ी सा इंट्रोडक्शन था यहाँ। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटॉमिक मॉडल्स।
स्टूडेंट्स, एटम एक बहुत टाइनी पार्टिकल है, छोटा सा पार्टिकल है। इसका जो ऑब्वियसली जब हम एक माइक्रोस्कोप, एक बड़ी स्पेशली डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप से अगर एटम को देख सकते हैं तो ऑब्वियसली जो बहुत पहले एटम के बारे में रिसर्च स्टार्ट हुई थी, एटम्स का क्या स्ट्रक्चर है, जो मॉडल प्रेजेंट किए गए, बहुत सारे मॉडल्स प्रेजेंट किए गए और फाइनली जो आप आजकल बुक्स में पढ़ते हैं उस मॉडल, उस एटम के स्ट्रक्चर तक पहुंचने के लिए बहुत सारी डिटेल्स हैं कि बहुत सारे मॉडल्स प्रेजेंट किए गए, डिफरेंट साइंटिस्ट ने मॉडल प्रेजेंट किए मॉडल्स प्रेजेंट किए और उसमें हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर, एटम्स के स्ट्रक्चर बताए गए। अब उसमें जो सबसे फेमस मॉडल्स हैं उसमें सबसे पहले मॉडल जो प्रेजेंट किया वो था डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। डाल्टन ने 1803 ये मॉडल प्रेजेंट किया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, एटम्स आर वेरी स्मॉल हार्ड स्फीयर्स। इस मॉडल में अपनी बुक में देखें कि इस मॉडल के नीचे एक ही लाइन में ये दो वर्ड्स हैं, एटम्स आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, हार्ड होते हैं, एंड दे आर इन स्फेरिकल फॉर्म, स्फीयर्स होते हैं जस्ट लाइक बॉल्स, एंड एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स। इंडिविजिबल का मीनिंग लिख लें स्टूडेंट्स। इंडिविजिबल मीन कि ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, इसमें कोई उसका फर्दर उसमें कोई पार्टिकल्स नहीं है अकॉर्डिंग टू डाल्टन, कि एटम के अंदर कोई फर्दर पार्टिकल्स नहीं है, उसके कोई फर्दर पार्ट्स नहीं हैं, सॉलिड डेंस स्फीयर बॉल्स हैं, पूरा एक सॉलिड पोर्शन। आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है, ये मैं ड्रॉ करूँगी तो इसमें शायद आपको कोई वाइट स्पेसेस नज़र आए, लेकिन एक्चुअली ये पूरा का पूरा एक हार्ड सॉलिड स्फीयर होता है अकॉर्डिंग टू डाल्टन। ये बात सही नहीं है, लेकिन डाल्टन ने हमें यही बताया कि एक बिल्कुल हार्ड स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर होता है एटम का और वो इंडिविजिबल है, उसमें फर्दर कोई और पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होते। सेकेंड पॉइंट डाल्टन ने हमें जो दिया, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक। एक एलिमेंट के सारे एटम अलाइक मीन बिल्कुल सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। ये सेकेंड पॉइंट था। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि वो स्फीयर्स हैं, स्मॉल हैं, हार्ड हैं। सेकेंड पॉइंट ये हुआ कि एक एलिमेंट में, आपने प्रीवियस लेक्चर में एलिमेंट को डिफ़ाइन भी किया था, उसकी डेफिनेशन में भी यही था और डाल्टन ने भी यही कहा कि एलिमेंट एक जैसे एटम्स पे कंसिस्ट करता है, उसके एटम एक दूसरे से डिफरेंट नहीं होते। थर्ड पॉइंट इसने ये दिया था, एटम्स कंबाइन इन डिफरेंट वेज, वो डिफरेंट वेज से एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन करके वो कंपाउंड फॉर्म्स करते हैं, मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, एटम्स। इज इट क्लियर? डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देयर आर 3 पॉइंट्स ऑफ दिस मॉडल। एक स्मॉल हार्ड स्फीयर्स का स्ट्रक्चर का पता चल गया कि इंडिविजिबल है, कोई पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है। सेकेंड पॉइंट ये था कि एलिमेंट के सारे एटम्स एक जैसे होते हैं और थर्ड पॉइंट ये है कि सारे ये एटम्स डिफरेंट वेज से कंबाइन करते हैं और डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने हाइड्रोजन का सिंबल याद किया था H, ऑक्सीजन का सिंबल याद किया O। ये दो एटम्स मैंने लिखे आपके सामने, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ये डिफरेंट वेज से कंबाइन करते हैं, ये थर्ड पॉइंट की एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन एंड फॉर्म दिस मॉलिक्यूल H2O। ये एक कंपाउंड है, इट्स नेम इज वाटर। और जो सेकंड, इन्हीं दोनों एलिमेंट्स को लें H और O और इनको आप कंबाइन करें H2O2। दोनों डिफरेंट वेज हो गए, एक में 2 हाइड्रोजन्स 1 ऑक्सीजन है और एक में 2 हाइड्रोजन्स और 2 ऑक्सीजन है। दिस इज हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, दोनों एटम्स, सेम एटम्स डिफरेंट वेज से कंबाइन हुए, एक में H2O एक में H2O2, डिफरेंट वेज से कंबाइन हुए एंड दे फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। इसी तरह बाकी एटम्स भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन से डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्मेशन करते हैं। ये डाल्टन थ्योरी थी, डाल्टन का मॉडल था, 1803 में ये प्रेजेंट किया गया। उसके बाद एक नेक्स्ट मॉडल था, दैट इज़ थॉमसन मॉडल। इट वाज प्रेजेंटेड इन 1897। इस मॉडल 1803 के बाद 1897 तक एटम, ये बात डिस्कवर हो चुकी थी कि एटम इंडिविजिबल पार्टिकल्स नहीं हैं, एटम्स कैन बी डिविजिबल, एटम हैव फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स।
और उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में 1897 तक 2 पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके हुए थे, पॉजिटिव पार्टिकल्स नेम्ड एज प्रोटॉन्स एंड नेगेटिव पार्टिकल्स नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ से डिफरेंस देखें आप कि यहाँ ऐसे किसी पार्टिकल का नाम नहीं है, बस एक सॉलिड सा स्फीयर बन गया अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स मॉडल, लेकिन थॉमसन मॉडल प्रेजेंट होने से पहले ही जो 2 पार्टिकल डिस्कवर हो चुके थे, ऑब्वियसली अब साइंटिस्ट के लिए ये तो रिजेक्ट हो गया ये मॉडल कि ये मॉडल ठीक नहीं है, बाकी 2 पॉइंट्स में भी इसमें मॉडिफिकेशंस की गई और ये बात तो बिल्कुल गलत साबित हो गई कि इंडिविजिबल पार्टिकल हैं। एक्चुअली एटम्स हैव फर्दर पार्टिकल्स और उसमें 2 डिस्कवर हो गए, पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रोटॉन और नेगेटिव पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स। ये डिफरेंस आया। अब अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटम्स आर कॉन्टिन्यूस मैस ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद नेगेटिव पार्टिकल्स स्टक इनसाइड, के पूरा जो एटम होता है वो एक कॉन्टिन्यूस मैस है पॉजिटिव का, ये सारा का सारा बॉल लाइक स्ट्रक्चर और वो सारे का सारा क्या है पॉजिटिव इन नेचर। और इस पॉजिटिव पार्टिकल्स में ये मैंने शो किए हुए हैं, बॉल से शो किए हुए हैं, पॉजिटिव इसके अंदर चार्ज शो किया हुआ है, तो दीज आर पॉजिटिव पार्टिकल्स और इनके दरमियान यहाँ मैंने ब्लू से शो किए हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिव पार्टिकल्स, ये इनके दरमियान स्टक होते हैं, जगह जगह बिखरे हुए हैं, ये नेगेटिव पार्टिकल्स और ये पॉजिटिव पार्टिकल्स। ये था थॉमसन मॉडल। दोनों के डायग्राम में डिफरेंस देखें कि ये बिल्कुल सॉलिड स्फीयर और इसमें आपको पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, ये भी बिल्कुल ही एक स्फीयर फॉर्म, लेकिन इसमें पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं जगह जगह और उन पॉजिटिव पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेसेस हैं वहाँ स्टक हुए हुए हैं नेगेटिव पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, दोनों में डिफरेंस। उसके बाद थॉमसन मॉडल के बाद 1897 के बाद डिस्कवर हुआ कि जो पॉजिटिव पार्टिकल्स और नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, इसके अलावा एक और टाइप के पार्टिकल्स हैं एटम के अंदर विच आर न्यूट्रल इन नेचर, जो न्यूट्रल हैं और उनको न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। और रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट था, उसने इन 1911 कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उस एक्सपेरिमेंट में बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट है, उसने गोल्ड फॉयल एक यूज़ की थी, बहुत ज़्यादा डिटेल आपको मैं नहीं बता रही इसकी, आपको 9th क्लास में आप पढ़ेंगे, 8th क्लास में बस इसका मॉडल बताया गया है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट है। थोड़ा सा बताती हूँ कि उसने गोल्ड फॉयल ली, उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, आपने नाम सुना होगा अल्फ़ा बीटा गैमा पार्टिकल, रेडियो एक्टिविटी हमने न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ा था, इस तरह की रेज उसने फॉल की और उसके रिजल्ट में उसने न्यूक्लियस डिस्कवर कर लिया। न्यूक्लियस मीन्स सेंटर, उसने ये डिस्कवर किया रदरफोर्ड ने कि एटम के बिल्कुल सेंटर में एक डेंस पार्टिकल है, उसने उसको नाम दे दिया न्यूक्लियस का और ये मैंने सेंटर में यहाँ शो किया हुआ है। दिस इज़ रदरफोर्ड्स मॉडल कि इसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया और सेंटर में इसने न्यूक्लियस, ये भी इसने डिस्कवर किया कि न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में लाई करता है और सारे पॉजिटिव पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद होते हैं, मीन्स जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज़ पॉजिटिव इन नेचर। और उसके बाद जो नेगेटिव पार्टिकल्स रह गए, नेगेटिव पार्टिकल्स सेंट्रल पार्ट इज़ पॉजिटिव विच इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियस, और जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं थॉमसन ने ये कहा था कि दीज आर स्टक बिटवीन द स्पेसेस बिटवीन द पॉजिटिव पार्टिकल। रदरफोर्ड ने ये कहा कि दीज नेगेटिव पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते रहते हैं कॉन्टीन्यूसली, दे मूव अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हो गए पॉजिटिव पार्टिकल्स और उसको सराउंड कर रहे हैं नेगेटिव पार्टिकल्स, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। ये रदरफोर्ड ने एक मॉडल प्रेजेंट किया था। स्टूडेंट्स इसमें मैंने यहाँ सेंटर में न्यूक्लियस शो किया हुआ है, देखें इसमें एक को मैंने ब्लैक किया हुआ है और एक को मैंने एम्प्टी रखा हुआ है इन बॉल्स को। तो इसमें एक पार्टिकल्स थे पॉजिटिव और दूसरे पार्टिकल्स थे न्यूट्रल पार्टिकल्स। आपकी बुक में रदरफोर्ड का मॉडल बना हुआ है और उसके अंदर ब्लू और रेड बॉल से न्यूक्लियस शो हुआ है। ब्लू और रेड बॉल में एक ब्लू कलर को शो कर रहे हैं, ब्लू कलर शो करता है एक नेगेटिव पार्टिकल्स पॉजिटिव पार्टिकल्स को और दूसरा शो करता है न्यूट्रल पार्टिकल्स को। और जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। उसके बाद ये रदरफोर्ड का मॉडल था। अब तीनों का कंपैरिजन देखें, तीनों में डिफरेंस है। पहला बिल्कुल डेंस स्फीयर हार्ड स्फीयर, दूसरे में इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव बिल्कुल स्कैटर्ड फॉर्म में है
और वहाँ इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव पार्टिकल्स स्टक हुए हैं, रुके हुए हैं, और यहाँ अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड दे आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में पॉजिटिव हो गए और इलेक्ट्रॉन कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। लेकिन इस मॉडल पे भी, ये रदरफोर्ड मॉडल, इसमें बहुत न्यूक्लियस बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कवर हुआ एटम का। ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल था, 1911 में प्रेजेंट किया गया। लेकिन इस मॉडल पे कुछ ऑब्जेक्शंस आए और उन ऑब्जेक्शंस को रिमूव करने के लिए बोहर ने क्वांटम थ्योरी की हेल्प से अपना एक मॉडल प्रेजेंट किया, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इट वाज प्रेजेंटेड इन 1913 और इसमें ये तो बिल्कुल सही बात थी कि देयर इज़ अ सेंटर विच इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियस इन विच पॉजिटिव पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। पॉजिटिव सारे पार्टिकल्स जो प्रोटॉन्स हैं वो सारे किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर, विच इज़ द सेंटर ऑफ द एटम। और उन पॉजिटिव पार्टिकल्स के साथ दूसरे पार्टिकल्स जो न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं अलॉन्ग विद दीज प्रोटॉन्स। उसके बाद बोहर ने ये डिफरेंस बताया कि इसमें ये कहा गया था रदरफोर्ड में कि इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ भी बल्कि वर्ड यूज़ नहीं किया, उसने बस ये कहा कि इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस, उसके इर्द गिर्द मूव करते रहते हैं। लेकिन बोहर ने इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए एक वर्ड यूज़ किया फर्स्ट टाइम, दैट इज़ ऑर्बिट। उसने ये कहा कि द इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स विच आर कॉल्ड एज ऑर्बिट्स। सेंटर में न्यूक्लियस है और ये जो मैंने बनाई हुई है, ये बनाया हुआ है, ये सर्कुलर पाथ्स हैं। ये आपको इस सर्कुलर नज़र नहीं आ रहे, लेकिन एक्चुअली ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना हुआ है। 3 डायमेंशनल मीन कि न्यूक्लियस के सेंटर में न्यूक्लियस है और बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ्स में न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहे हैं। ये एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये एक सर्कुलर ऑर्बिट हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। इस तरह के सर्कुलर ऑर्बिट्स में अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। यहाँ ये टर्म यूज़ नहीं की गई थी, रदरफोर्ड ने ये टर्म यूज़ नहीं की थी, ये बोहर ने यूज़ की फर्स्ट टाइम, ऑर्बिट्स। और अराउंड द न्यूक्लियस चारों तरफ हैं। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मीन्स के आगे से पीछे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, राइट से लेफ़्ट की तरफ, ये सारी तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ये बोहर मॉडल था, 1913 में ये प्रेजेंट किया गया। ये दिस मॉडल वाज वेरी क्लोज टू आवर मॉडर्न रिसर्च। एक्चुअली हमारी जो मॉडर्न रिसर्च है इसमें छोटे सी कुछ ऑब्जेक्शंस थे जिनको रिमूव करने के बाद जो मॉडर्न हमारा मॉडल है एटम का, वो इसके बिल्कुल क्लोज है कि सेंटर में न्यूक्लियस। वो तो बिल्कुल वही बात जो रदरफोर्ड ने स्टार्ट की थी कि सेंटर में न्यूक्लियस, उसमें पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रोटॉन्स और उन प्रोटॉन्स के साथ न्यूट्रल पार्टिकल्स न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट हैं। उसके बाद मॉडर्न मॉडल में, एटम के मॉडर्न मॉडल में ऑर्बिट टर्म को शेल्स में चेंज किया गया और एनर्जी लेवल्स में चेंज किया गया। ऑर्बिट की जगह वर्ड को चेंज किया गया, उस टर्म को यूज़ किया गया कि वो रीजन जहाँ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस मूव करते हैं, दे आर कॉल्ड एज शेल्स, उन्हें शेल्स कहते हैं। और दे वर ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स मीन कि अगर इलेक्ट्रॉन इन शेल्स में मूव कर रहे हैं, दे हैव पर्टिकुलर एनर्जी वैल्यूज़, कि हर जगह मूव करने के लिए, हर शेल में मूव करने के लिए उनकी मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो उनकी एक पर्टिकुलर एनर्जी वैल्यूज़ होती हैं। इट मीन्स सेंटर में न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं, देन इलेक्ट्रॉन मूव इन डिफरेंट शेल्स एंड सब शेल। पहले तो मैं आपको शेल्स का बताती हूँ। शेल्स आर द रीजन्स, अब ये शेल्स हैं एंड दीज आर द रीजन्स, ये वो जगह है वेयर इलेक्ट्रॉन्स मूव, जहाँ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। और इन शेल्स को फर्दर, दीज शेल फर्दर कंसिस्ट ऑफ सब शेल्स। जैसे हमारा घर है, उसमें फर्दर घर ये तो नहीं है कि एक बाउंड्री हो जाती है, बाउंड्री बनी हुई है और बस हम उसमें रहना शुरू करते हैं, बल्कि एक्चुअली हमारा जो घर है वो डिफरेंट रूम्स पे कंसिस्ट करता हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, घर होता है। इसी तरह जो शेल्स हैं वो फर्दर किस पे कंसिस्ट करते हैं, दे आर मेड अप ऑफ फर्दर सब शेल्स, कि सब शेल से मिल के बने होते हैं। सब शेल की डिटेल आपके लेवल तक नहीं है, उस शेल का मैं आपको बस थोड़ा सा बता रही हूँ
कि एक्चुअली दीज आर द रीजन्स वेयर द इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव, इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए वहाँ जा सकता है। फर्स्ट शेल जो न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज शेल्स होते हैं, ये न्यूक्लियस है जिसमें मैंने थोड़े से प्रोटॉन्स और नेगेटिव पार्टिकल्स और पॉजिटिव पार्टिकल्स और न्यूट्रल पार्टिकल्स शो किए हैं, बट दिस इज़ अ डेंस पार्टिकल विच इज़ फिल्ड विद, न्यूक्लियस इज़ अ डेंस रीजन विच इज़ फिल्ड विद प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं, दीज आर इन शेल्स। जो फर्स्ट शेल है जहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड एज K, and second shell where electron move is represented as L, and so on, K, L, M, and so on. Shells are represented as by these letters. K is the first shell, L is the second shell, and so on. अब ये सारे जो दिस इज़ द मॉडर्न मॉडल ऑफ एटम। इसके अलावा एक और फिगर स्टूडेंट्स आपकी बुक में है, फिगर 7.8 में फर्स्ट जो डायग्राम है वो तो यही है सिंपल सी, जिसमें शेल्स का बताया हुआ है। सेकेंड डायग्राम में आपको सब शेल्स की एक और कोई जिक्र नहीं है पूरे कहीं टॉपिक में, लेकिन आपको डायग्रामेटिकली थोड़ा सा शो किया गया, और ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आपको सब शेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताया हुआ है। सब शेल्स कि ये दीज आर द सब शेल। यहाँ सेंटर में न्यूक्लियस हो गए जहाँ पे प्रोटॉन्स, पॉजिटिव पार्टिकल्स और न्यूट्रॉन्स हो गए। उसके बाद दीज आर सब शेल्स, एक हो गया बिल्कुल सर्कुलर, और उसके बाद ये देखें ये इसका स्ट्रक्चर, इट कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स, एक ये पी सब शेल है, ये इस किस्म का ये स्ट्रक्चर, और फिर ये तीसरा, दीज आर सब शेल्स। इस तरह ये अराउंड द न्यूक्लियस इन सबको मिल के कलेक्टिवली एक शेल बन जाता है। ये सब शेल्स, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, 4 टाइप्स के सब शेल्स होते हैं। ये लाई करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है और कलेक्टिवली दे फॉर्म शेल्स। तो अब पूरा रिवाइज कर लें कि सबसे पहला जो स्ट्रक्चर था, मॉडल आया था डॉल्टन का, उसके मुताबिक एटम बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, जस्ट लाइक स्फीयर, जस्ट लाइक अ बॉल। सेकेंड मॉडल में पॉजिटिव पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव पार्टिकल्स बिल्कुल स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं। ये स्ट्रक्चर हो गया, ये रिजेक्ट हुआ। उसके बाद रदरफोर्ड यहाँ ये 1911 में जो प्रेजेंट हुआ उसमें उसने एक्चुअली न्यूक्लियस डिस्कवर किया कि पॉजिटिव पार्टिकल्स का प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ कि वो तो बिल्कुल न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और वो सेंटर में हो गया, और इलेक्ट्रॉन उनके अराउंड मूव करता है। मॉडर्न रिसर्च ने हमें ये बताया, बोहर ने ये कहा रदरफोर्ड के बाद कि एक्चुअली वो ये नहीं करता कि एक सर्कुलर पाथ में मूव करने लगते हैं, बल्कि अराउंड द न्यूक्लियस, आगे पीछे 3 डायमेंशनल में, कि कहीं भी इलेक्ट्रॉन मूव करके जा सकते हैं। और उसने फर्स्ट टाइम वर्ड यूज़ किया ऑर्बिट का, जिसे मॉडर्न क्वांटम थ्योरी में उसको चेंज कर दिया गया और ये कहा गया कि एक्चुअली दीज आर शेल्स, 3 डायमेंशनल सर्कुलर पाथ्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी लेवल्स, विच आर first shell is represented as K, L second shell and so on, और these shell further consist of sub shells, और सब शेल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपकी बुक में ड्रॉ हुआ है। ये था एटॉमिक मॉडल्स। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इससे पहले मैंने आपको सारे मॉडल्स बताए। अब इन सारे मॉडल्स के एंड में जो हमें मॉडर्न रिसर्च के अकॉर्डिंग जो हमें मॉडल मिला, उसके अकॉर्डिंग हम एटम का जो स्ट्रक्चर डिटर्मिन करते हैं। एटम, it means atom consists of 2 parts, nucleus which is in the center, and it consists of 2 particles, protons and neutrons. एटम का जो सेंट्रल पार्ट है that is nucleus, it consists of positive particles, प्रोटॉन्स, और उनके साथ न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। थोड़े से ड्रॉ करूंगी। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स आर एक्चुअली पॉजिटिव पार्टिकल्स। लोकेशन इनकी क्या है? दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन्स, these are the neutral particles and these are present inside the nucleus along with protons. न्यूक्लियस सेंटर में हो गया, रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। इट कंसिस्ट ऑफ फर्दर पॉजिटिव पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स।
Around the nucleus, electrons move around the nucleus. Electrons move around the nucleus in shells and subshell. तो सेंट्रल पार्ट एटम का न्यूक्लियस और उसके बाद हो गए शेल्स इन विच द इलेक्ट्रॉन्स मूव. इन शेल्स में क्या मूव करता है? इलेक्ट्रॉन्स मूव इन शेल्स and these are negative particles. Number of protons and electrons is always equal. Number of protons and electrons is always equal. एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन, जितने भी प्रोटॉन्स हैं उतने ही हमेशा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, I take an example of कार्बन एटम. अब इसमें से सेंटर में से मैं न्यूक्लियस ये रेज कर रही हूँ. इन कार्बन एटम only carbon has 6 protons. It has 6 electrons and 6 neutrons. एग्जाम्पल हमने कौन सी ली? कार्बन एटम की. इट्स सिंबल इज C. ये मैंने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया. अभी तो मैंने जस्ट एक आउटलाइन बताई है आपको. न्यूक्लियस इट कंसिस्ट ऑफ 6 प्रोटॉन्स. क्या आप जो प्रोटॉन्स शो करेंगे इसमें वो कितने होंगे? 6. और इसमें जो इसके साथ ही न्यूट्रॉन्स शो करेंगे उसका नंबर भी हो गया 6. तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स लाई इन द न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ द एटम एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स. एक बात ये फैक्ट है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज ऑलवेज इक्वल. हमेशा इक्वल होती है. अब न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो आपने शो कर दिए. इलेक्ट्रॉन्स को जो हमने शो करना है तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 7th क्लास में, 2n² formula. According to this formula gives us, help us to find the number of electron in a particular shell. एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं हमें इस फॉर्मूला से पता चलता है. n shows the number of shell. For example, we have first shell, तो उसके लिए आप n की वैल्यू पुट करेंगे 1. n की वैल्यू मैंने पुट की 1. 1 square of 1 is 1. 1 multiplied 2 will be equal to 2. तो 2 is the number of electrons in first shell. अगर आप एक एटम का स्ट्रक्चर शो करें तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है? ओनली अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है. अब हमने कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स को शो करना है? 6 इलेक्ट्रॉन्स को शो करना है. तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट शेल जो शो किया दैट इज़ K, उसमें मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 और 2 ये 2 इलेक्ट्रॉन्स शो कर दिए. टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे 6, उसमें से 2 फिल हो गए और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 4. उसको हम यहाँ पे शो करते हैं 1, 2, 3 and 4. एंड दिस इज द सेकेंड शेल L. K हो गया और उसके बाद L एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन L शेल इज 4. ये था कार्बन का स्ट्रक्चर. इसके बाद एक दूसरी एग्जाम्पल जो आपकी बुक में गिवन है दैट इज ऑफ सोडियम. स्टूडेंट्स, ये आपने अब ख्याल रखना है कि ये एक ऐसी एग्जाम्पल थी कार्बन की जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल था, वो था 6. अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं दैट इज़ सोडियम. आपकी बुक में है ये आपकी फिगर 7.10. ये 7.9 थी, 7.10 में ड्रॉ कर रही हूँ. सोडियम, इट्स सिंबल इज Na. इट हैज़ number of electrons in sodium is 11. Number of protons is also 11. Number of electron proton is always equal and number of neutron is 12. एक ऐसी एग्जाम्पल हो गई जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कार्बन में इक्वल थे, यहाँ पे इक्वल नहीं है. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मे बी इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन और मे नॉट बी इक्वल, लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होंगे. अब यहाँ पे जब आपने 11 इलेक्ट्रॉन को शो करना है तो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. सेंटर में आपने ड्रॉ किया न्यूक्लियस. इसमें अब आपकी बुक में जो फिगर बनी हुई है उसमें तो वो उन्होंने पूरा बॉल से शो किया हुआ है. आप उसको लिख भी सकते हैं जैसे मैं लिख रही हूँ कि प्रोटॉन्स P इज़ इक्वल टू 11, न्यूट्रॉन इक्वल टू 12 और इसके बाद अकॉर्डिंग टू 2n² फॉर्मूला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल इज 2. इस शेल का क्या नाम हुआ? K.
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड शेल विल बी, अब ज़रा थोड़ा सा मैं आपके सामने कैलकुलेट करती हूँ, 2n स्क्वायर, n for second shell, n will be equal to 2, square of 2 will be 4, 4 2s are 8. How many electrons in second shell? 8 electrons. उन 8 electrons को आप इस तरह से शो कर देते हैं पेयर्स में, 6, 7, 8 and this is L shell. How many total electrons are there in sodium? 11 electron. अब यहाँ कितने fill हो चुके हुए हैं? In first shell there are 2 electrons, in second shell there are 8 electrons. 1 electron is left behind which is filled in third shell. बिल्कुल outermost shell इसका third shell. M से जिसको हम represent करते हैं, last electron, एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया है, वो थर्ड शेल में आ जाएगा. इट मीन्स कि अगर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है इन शेल्स तो वो भी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला होती है. ये नहीं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो एक ही शेल में मूव करने लगते हैं, बल्कि ये एक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा है. तो दिस इज़ मॉडर्न मॉडल ऑफ, अभी तो 8th क्लास तक तो सिंपल सा मॉडल पढ़ रहे हैं कि सेंटर में आप न्यूक्लियस शो करते हैं, उसमें आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन शो करते हैं, शेल्स शो करते हैं, उसमें आपने जितने इलेक्ट्रॉन शो करने हैं उसको आप इस फॉर्मूला की हेल्प से पूरा फाइंड आउट करते हैं. फर्स्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, सेकेंड शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ सोडियम आ रहा है हमारा 8, उसको आपने सेकेंड में शो किया. टोटल 11 इलेक्ट्रॉन थे, वो एक रह गया, वो आपने बिल्कुल बाहर वाले शेल में शो किया. ये था टोटल स्ट्रक्चर ऑफ एटम. एटम, अब एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात रह गई है जो आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ योर बुक, ऑफ योर नोट्स, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 होगा. लेकिन एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि एटम्स एज अ होल आर न्यूट्रल पार्टिकल्स. एटम स्ट्रक्चर में आपने देखा कि पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल्स पे कंसिस्ट करता है. इसमें पॉजिटिव पार्टिकल्स भी हैं, इसमें नेगेटिव पार्टिकल्स भी हैं, लेकिन एज अ होल आप जब एटम का नेचर देखते हैं तो वो क्या है, एक बिल्कुल न्यूट्रल पार्टिकल. न्यूट्रल मीन इट हैज़ नो चार्ज. अब वो पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल्स कहाँ गए, उनके इफेक्ट कहाँ गया? तो एक्चुअली ये जो सबसे मेन पहले आपने बात पढ़ी थी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ कार्बन 6 प्रोटॉन्स इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन इन्होंने एक दूसरे के कैंसर इफेक्ट को कैंसिल कर दिया. जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव हैं, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं. तो एज अ होल एटम बिकम्स न्यूट्रल. इसीलिए हमेशा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल होता है, क्योंकि वो एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल करते हैं और एटम एज अ होल एक न्यूट्रल पार्टिकल रह जाता है. और न्यूट्रॉन जो थर्ड टाइप के पार्टिकल्स हैं वो तो ऑलरेडी न्यूट्रल इन नेचर ही हैं. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था. अब आई एम श्योर आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ गया होगा. एटम की बेस पे पूरी केमिस्ट्री है. एटम्स एक्चुअली आर वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल. अब गो थ्रू कर लेते हैं एक बार कि आज आपने पढ़ा क्या है, फिर मैं आपको नोट से बताऊंगी कि आपके कितने क्वेश्चंस हैं. होमवर्क दे दूंगी आपको कि आपने आज सबसे पहले तो पढ़ा था कि एटम बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं, उनका साइज़ डिटर्मिन होता है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से. 0.1 नैनोमीटर इसका साइज़ है. और फिर उसके बाद आपने डिफरेंट मॉडल जो एटम का स्ट्रक्चर डिटर्मिन करने के लिए डिफरेंट मॉडल डिफरेंट टाइमिंग में आते रहे, वो आपने पढ़े. सबसे जो पुराना मॉडल है, सबसे पहले मॉडल आया दैट वाज डाल्टन्स मॉडल. उसके अकॉर्डिंग एटम कुछ और था, एक इंडिविजिबल पार्टिकल था, स्फीयर था. और जो मॉडर्न तक पहुँचते पहुँचते आपको पता चला कि एक्चुअली एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल, दे आर डिविजिबल पार्टिकल. दे फर्दर कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. सब एटॉमिक मीन एटम के अपने अंदर दूसरे पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं. और मॉडर्न मॉडल के अकॉर्डिंग सेंटर में न्यूक्लियस जिसमें पॉजिटिव पार्टिकल्स और उसके साथ न्यूट्रल पार्टिकल्स लाई करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स उनके अराउंड और उस न्यूक्लियस के अराउंड इन डिफरेंट शेल्स मूव करता है, जिनको आपने K, L, M एंड सो ऑन नाम दिया, उसको आप उससे डेजिग्नेट करते हैं. अच्छा, अब स्टूडेंट्स आपने अपने
नोट्स में देखना है कि आपका इन टॉपिक से जो आज मैंने आपको लेक्चर दिया है इससे रिलेटेड आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। इससे पहले आपको मैं होमवर्क में जो हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 में पढ़ लिया था, मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ और ब्रांचेस को डिस्कस किया था। अब आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ एन एटम, डिस्क्राइब इट्स फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब सबसे पहले है उसकी डेफिनेशन कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली मीन अकेला रह सकता है। इन सम केसेस एटम अकेला रह सकता है, उसको किसी दूसरे पार्टिकल के साथ कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। इंडिपेंडेंटली मीन आज़ाद, अकेला इंडिपेंडेंट रह सकता है। और कैन नॉट, एंड इन सम केसेस इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कैन नॉट मीन कि ये सम टाइम अकेला नहीं रहता, फिर इसने किसी दूसरे के साथ कंबाइन होना होता है। फॉर एग्जांपल वी हैव हाइड्रोजन एटम, ये अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इट कंबाइन विद अनदर हाइड्रोजन एटम। इसलिए आपको कभी फॉर्मूला में H2 लिखा नज़र आया होगा। H2 मीन फिर कि एक एटम एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली हाइड्रोजन का नहीं कर सकता था, इसने किसी दूसरे के साथ कंबाइन किया। उसके बाद है इसकी एक्सप्लेनेशन। उस एक्सप्लेनेशन में आपको सबसे पहली बात यही बताई हुई है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, सो दे बैलेंस each other's charges and as a whole atom are neutral particles. उसके बाद है सेंट्रल पार्ट, न्यूक्लियस सेंट्रल पार्ट है विच कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स, और उसका न्यूक्लियस आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। यहाँ तो मैंने जो आपको डायग्राम शो किया एक बहुत बड़ा, क्योंकि शो करना था, उसके अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एक बहुत बड़ा शो किया हुआ है। लेकिन एज अ होल अगर मैं एक डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि अगर आप ये पूरा एटम लें तो न्यूक्लियस सिर्फ इतना सा होता है, बल्कि इससे भी छोटा, कि बहुत टाइनी पार्टिकल है एज़ कम्पेयर टू होल साइज ऑफ एटम। के पूरे एटम से कंपेयर करें तो उसके सामने न्यूक्लियस का साइज़ बहुत छोटा है। देन प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन्स एज अ होल न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। दे मूव इन शेल्स, और उन शेल्स को हम अल्फ़ाबेट्स के LM से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूट्रॉन्स हैज़ नो चार्ज। दिस इज़ योर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7। ये आपने साथ ही याद कर लेना। अब ये मैंने जितना रिवाइज़ किया है आई एम श्योर आपको ये याद हो गया होगा, लेकिन कोशिश करनी है कि इसी सीक्वेंस से आप इन्हीं टर्म्स के साथ याद करें, क्योंकि केमिस्ट्री में, साइंस में और स्पेशली केमिस्ट्री में आप टर्म्स को बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। जो टर्म जैसे है आपने वैसे ही यूज़ करनी है। अच्छा, ये तो था लॉन्ग क्वेश्चन। अब क्योंकि आपको साथ ही शॉर्ट क्वेश्चन भी करने होते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चंस में फर्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चन तो आपके लेक्चर नंबर 2 से रिलेटेड थे, वो आपका होमवर्क हो गया था। इसके बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव पॉइंट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। वही 3 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए थे, यहाँ 2 पॉइंट्स की फॉर्म में हैं कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर अलाइक, और सेकेंड है दे कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म कंपाउंड्स। देन डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल, ये आपको कल के लेक्चर में क्लियर करूँगी कि इसमें आधा आज वाला है और आधा अभी मैंने मॉलिक्यूल को टच नहीं किया, तो ये कल हो जाएगा। 7 अभी छोड़ दें फ़िलहाल। नेक्स्ट है 8, वाई एटम्स आर न्यूट्रल इन नेचर, ये जो मैंने अभी बताया लॉन्ग में भी आया था, बिल्कुल वही लाइनें दोबारा हैं कि प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं और बैलेंस करते हैं। देन व्हाट आर शेल्स की डेफिनेशन जो मैंने डायग्राम ड्रॉ कराते हुए आपको बताई थी कि रीजन्स वेयर द इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज शेल्स, और उनको आप KLM एंड सो ऑन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज के लिए आपके सिर्फ 3 शॉर्ट क्वेश्चन हुए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 अलॉन्ग विद लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7। ये आपकी डायरी है। अब आज का लेक्चर टॉपिक मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। कल इंशाल्लाह मैं आपको नए टॉपिक स्टार्ट कराऊँगी, लेकिन जाते हुए बस सिर्फ मैं आपसे एक बात ये करूँगी कि आजकल तो बहुत ज़्यादा आप सुन भी रहे हैं अपने राउंड अबाउट्स में कि अब बहुत ज़्यादा ये वबा फैल गई है, ये पेंडेमिक जो है अब बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। तो इसके लिए सिर्फ एक टिप जो मुझे सबसे अच्छी लगी, बाकी आपको बड़ी प्रिकॉशंस आपको पता हैं, बहुत महीनों से आप सुन भी रहे हैं, उस पर अमल करें। लेकिन साथ ही जो मुझे जो सबसे अच्छी टिप लगी थी वो ये थी कि आप इससे बचने के लिए और अपने आप को हेल्दी रखने के लिए नेचर के क्लोज हो जाएं। इट मीन्स कि आप बिल्कुल नेचुरल फूड लें, वेजिटेबल फ्रूट्स, ऐसी चीज़ें लें, प्रिजर्व फूड और बेक जैसे आप बहुत शौक से खाते हैं इस एज के बच्चे, वो अवॉइड करें। नेचुरल फूड जितनी लेंगे, नेचर से क्लोज जितने हो जाएंगे, आप
हेल्दी रहेंगे। थोड़ी सी अपने आप को घर में ही धूप भी लगवाया करें, सुबह सुबह उठा करें, नमाज़ पढ़ा करें, और उस वक्त जो सूरज निकल रहा होता है उस वक्त की धूप अगर आप अपनी बॉडी पे लगवाएंगे, थोड़ी देर धूप में चले फिरेंगे, स्कूल तो नहीं आना लेकिन घर में आप थोड़ा वॉक कर सकते हैं, धूप लगवा सकते हैं अपनी बॉडी को, हेल्दी फूड ले सकते हैं, नेचुरल फूड लें, घर में अपनी मदर का पका हुआ खाना खाएं, तो आप इंशाल्लाह कभी भी बीमार नहीं होंगे। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।